वेलकम बैक एवरीवन। हम थ्योरी ऑफ कॉस्ट को डिस्कस कर रहे थे और थ्योरी ऑफ कॉस्ट में भी दो टाइप की थ्योरीज़ हैं, एक ट्रेडिशनल और मॉडर्न थ्योरी। हम ट्रेडिशनल थ्योरी डिस्कस कर रहे थे और अपनी पिछली वीडियो में ट्रेडिशनल थ्योरी में शॉर्ट रन को हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लॉन्ग रन को देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दीर्घकाल में लागत उत्पादन मात्रा संबंध यानी कि कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप इन लॉन्ग रन। फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी यानी कॉस्ट थ्योरी क्या है। कॉस्ट थ्योरी में आप अपना प्रोडक्शन का आउटपुट लेवल यानी कि उत्पादन में अगर चेंजेस करते हैं हम तो उसका कॉस्ट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वही सब हमारी थ्योरीज़ में डिस्कस किया गया है, ठीक है। लॉन्ग रन में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए लॉन्ग रन में आपके सभी साधन जो हैं वो परिवर्तनशील हो जाते हैं। तो लॉन्ग रन में कुछ भी फिक्स नहीं रह जाता, आपकी वेरिएबल एक्सपेंसेस ही माने जाते हैं, सब कुछ वेरिएबल होगा। ओके, तो देखिए दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील हैं। इनमें फर्म अपने उत्पादन को किसी भी सीमा तक परिवर्तित कर सकती है, यानी कि लॉन्ग रन की कंडीशन में कोई भी फर्म अपने प्रोडक्शन को किसी भी लेवल तक लेके जा सकती है, क्योंकि वो कैपेबल होगी लॉन्ग रन में अपने फिक्स्ड और वेरिएबल सभी प्रकार के जो फैक्टर्स हैं उनमें वो चेंजेस कर सकती है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए फर्म अपनी विद्यमान उत्पादन क्षमता का विस्तार कर सकती है, नया संयंत्र यानी कि प्लांट लगा सकती है। चूंकि इस काल में सभी लागतें परिवर्तनशील होती हैं तो दीर्घकाल में केवल औसत लागत और सीमांत लागत का ही महत्व रह जाता है। अब देखिए ये दोनों ही क्यों बोला गया है, क्योंकि मैंने अभी पहले ही बताया आपको कि लॉन्ग रन में कुछ भी फिक्स नहीं रहेगा, यानी कि फिक्स्ड में भी आप चेंजेस कर सकते हो, तो वो भी तो वेरिएबल ही हो गया, है कि नहीं। तो यहाँ पर सभी आपके एक्सपेंसेस जो हैं परिवर्तनशील हो जाते हैं, सारे फैक्टर्स आपके वेरिएबल हो जाते हैं, तो फिक्स का मतलब ही नहीं रह जाता। अब फिक्स का मतलब नहीं रहा तो सारा का सारा वेरिएबल है और वेरिएबल ही आपका पार्ट होगा कॉस्ट का, एवरेज कॉस्ट का, ठीक है। तो इसीलिए उसी से मतलब है और सीमांत लागत यही आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं लॉन्ग रन में आपका जो लागत वक्र है यानी कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो कैसा रहने वाला है। फिर तो देखते हैं आगे दीर्घकालीन औसत लागत वक्र यानी कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। आपको ध्यान होगा कि आपके जो कॉस्ट कर्व हैं शॉर्ट रन में सभी यू शेप के थे। पहली बात मैं आपको बता दूं, ट्रेडिशनल थ्योरी में चाहे शॉर्ट रन हो लॉन्ग रन हो, ये आपके यू आकार के ही होते हैं। तो ये वक्र भी अल्पकालीन लागत वक्रों की भांति यू आकार वाले ही होते हैं, परंतु इनकी आकृति अपेक्षाकृत चपटी होती है। दैट मीन्स ये भी यहाँ पे लॉन्ग रन में भी आपका जो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व होगा वो यू शेप का होगा, बट वो शॉर्ट रन वाले से थोड़ा फ्लैटर होगा। जब आप डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चपटा क्यों होता है। आगे एलएसी वक्र को लपेटे वाला वक्र यानी कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को एनवलप कर्व भी कहते हैं। भाई एनवलप कर्व क्यों कहते हैं वो भी आप डायग्राम देखोगे तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसके द्वारा सभी अल्पकालीन वक्रों को ढक लिया जाता है। एलएसी वक्र न्यूनतम लागत पर उत्पादन की सर्वश्रेष्ठ संभावनाओं को प्रकट करता है। इसको भी अभी मैं डायग्राम के थ्रू ही समझाऊंगी कि मिनिमम कॉस्ट की बात हो रही है और श्रेष्ठ संभावनाओं की बात हो रही है। ऐसा क्यों, इसलिए इसे आयोजन वक्र या योजना वक्र या प्लानिंग कर्व भी कहते हैं। तो देखिए इसके कितने नाम हो गए आपके। एक तो सबसे पहली बात कि इसका जो कर्व है वो आपका यू शेप होता है बट फ्लैटर होता है, और एनवलप कर्व भी इसको बोलते हैं, प्लानिंग कर्व भी बोलते हैं। चलिए अब इस वाली लाइन पे आते हैं। इसके द्वारा सभी अल्पकालीन वक्रों को ढक लिया जाता है। तो देखिए एक बात यहाँ पे लॉन्ग रन की बात हो रही है, लॉन्ग रन में कॉस्ट। तो लॉन्ग रन में कॉस्ट क्या होगी भाई, आपको पता है कि शॉर्ट रन में जो आपका कर्व निकल के आया यानी कि आपने एक प्लांट लगाया पहले साल में, दूसरे साल में एक और प्लांट लगाया, तीसरे में और प्लांट लगाए, तो कई सालों में जो आपने प्लांट लगाए हैं वो सारे जो प्लांट हैं आपके उन सब की जो कॉस्ट है, अगर आप उन सबको जोड़ दोगे कॉस्ट को तो आपको लॉन्ग रन में कॉस्ट पता चल जाएगी, हाँ कि ना यार। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग अगर आप जो भी आपके पास अवेलेबल शॉर्ट रन कर्व हैं अगर आप उन सबको कंबाइन कर देते हो तो आपको लॉन्ग रन कर्व मिल जाता है, ठीक है। तो हम इसका डायग्राम देखते हैं। कोई डायग्राम दिखाई दे रहा है, एक्स एक्सिस पे हमारा यहाँ आउटपुट शो हो रहा है और यहाँ पे वाई एक्सिस पे आपका कॉस्ट शो हो रहा है, ठीक है। अब देखिए पहला जो आपका एसएसी कर्व है, फिर दूसरा आपको एसएसी कर्व दिख रहा है, तीसरा एसएसी कर्व दिख रहा है, 4, 5 यानी कि लॉन्ग रन आपका हो गया है कि आपने इतने सारे आपके प्लांट हैं वो एस्टेब्लिश कर रखे हैं। वैसे एलएसी जो कर्व है वो आपकी हेल्प किस तरह से करता है, ये आपकी हेल्प करता है कि अगर आप अलग अलग लेवल ऑफ आउटपुट
बनाना चाह रहे हो, तो उस लेवल ऑफ आउटपुट के लिए आपको कौन सा प्लांट, अब आपके एक से ज़्यादा प्लांट होंगे, लॉन्ग रन की बात हो रही है तो, और उसमें अगर आप अलग अलग लेवल ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हो, तो जितना आपको यूनिट चाहिए उस पर आप ये चेक करोगे कि भाई मुझे ये यूनिट प्रोड्यूस करना मेरे किस प्लांट के साथ में ज़्यादा मेरे को फ़ायदा होगा, किसके साथ में मुझे अपनी ये यूनिट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो करना चाहिए, और कहाँ पे मेरी कॉस्ट जो है वो मिनिमम रहेगी। तो लॉन्ग रन एवरेज कर्व आपकी हेल्प करता है डिसीज़न लेने में कि आपके लिए कौन सा प्लांट सुटेबल है प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपने पहला प्लांट लगाया, अब देखिए लॉन्ग रन में आप ये डिसीजन ले पाते हो। आप यहाँ से इस कर्व को देख पा रहे हो कि पहले आपकी कॉस्ट यहाँ ज़्यादा थी, ठीक है, जैसे जैसे आपने प्रोडक्शन बढ़ाया, ये आप आउटपुट का लेवल ऐसे ऐसे बढ़ता है, यहाँ पे आउटपुट है, तो जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ा रहे हो तो आपकी कॉस्ट जो है वो कम होती जा रही है, और इस पॉइंट पे आपको दिख रहा है यहाँ पे आपकी मिनिमम हो गई, और जैसे जैसे अब आगे आप आउटपुट बढ़ाओगे तो आपको दिख पा रहा है कि इसकी कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई। जब आपकी कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी और आप लॉन्ग रन की कंडीशन में हो, आप कैपेबल हो कि आप नया प्लांट लगा सकते हो, तो आप सोचोगे कि मेरी कॉस्ट बढ़ रही है और मुझे अपना प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है, मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोडक्शन भी बढ़े, तो मैं एक और प्लांट ले आता हूँ, मेरी कॉस्ट भी कम हो जाएगी और मैं प्रोडक्शन भी बढ़ा पाऊँगा। तो आप नया प्लांट लेके आ गए और आप देख रहे हो यहाँ पे इस प्लांट पे आपको, अगर आप इतनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट कम आएगी, है कि नहीं। इसी तरह से जब कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है तो आप सोचोगे कि एक और प्लांट लगा लिया जाए, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और मेरी कॉस्ट जो है वो भी कम होना शुरू हो जाएगी, एक पॉइंट के बाद कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यही सोच करके नए प्लांट एस्टेब्लिश किए जाते हैं किसी भी फर्म द्वारा। तो यहाँ पर प्रोडक्शन लेवल की बात हो रही है, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, और आपके पास अब बहुत सारे लॉन्ग रन में प्लांट्स हैं। तो एलएसी कर्व आपकी किस तरह से हेल्प करता है? एलएसी कर्व है क्या? जो सारे आपके शॉर्ट रन कर्व हैं उनको कंबाइन करके आपको एलएसी कर्व मिलेगा। और यहाँ पर भी देखिए, अगर आप पहले प्लांट पे जाते हो, एसएसी कर्व 1 को देखते हो आप, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपका जो ऑप्टिमम पॉइंट है, ऑप्टिमम पॉइंट क्या होता है किसी भी फर्म के लिए? प्रोडक्शन का वो लेवल जहाँ पे जो भी आप यूनिट का टारगेट रखे हो उसको प्रोड्यूस करने के लिए आपको सबसे कम कॉस्ट में प्रोडक्शन मिल पा रहा है। तो ये ऑप्टिमम पॉइंट यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर इस लेवल पे सबसे कम कॉस्ट है, तो 100 यूनिट के लिए ऑप्टिमम पॉइंट ये है। अगर आप 200 यूनिट बना रहे हो तो यहाँ पे आपका ऑप्टिमम पॉइंट है, 300 बना रहे हो तो ये आपका ऑप्टिमम पॉइंट है, और इस प्लांट पे अगर आप 400 यूनिट बना रहे हो तो आपका ये ऑप्टिमम पॉइंट है, एंड इस प्लांट का ऑप्टिमम पॉइंट ये है जहाँ पर कॉस्ट जो है सबसे कम रहने वाली है। अभी जो सारे पॉइंट हैं अगर आप इनको मिला दो, एक लाइन से ही इन सबको कवर कर दो, तो आपको एलएसी कर्व मिल जाएगा। अब देखिए एलएसी कर्व भी आपका दिख रहा है कि यू शेप है, बट ये आपका जो शॉर्ट रन कर्व है उनसे थोड़ा फ्लैटर है कि नहीं, फैला हुआ है, चपटा है, तो एलएसी कर्व चपटा होता है। अभी हमने ऊपर थ्योरी में जब अभी डिस्कस किया था तो वहाँ पे और क्या बात थी कि ये सारे शॉर्ट जो आपके अल्पकालीन वक्र होते हैं शॉर्ट रन कर्व को ढक लेता है। तो आप देखिए इसने सबको कवर कर लिया, इसीलिए इसको एनवलप कर्व भी बोलते हैं। अब आते हैं हम इस प्लानिंग कर्व वाले पॉइंट पे। भाई प्लानिंग कर्व क्यों बोलते हैं कि भाई हमें अगर आपको लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेंज करना है अपनी यूनिट के लिए, अलग अलग क्वांटिटी के लिए आपको कौन सा सुटेबल रहेगा प्लांट आपके प्रोडक्शन के लिए, उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं चूज़ करने के लिए, इसीलिए इसको प्लानिंग कर्व भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो आप 200 यूनिट हैं, अगर आप इस प्लांट पे प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कर्व बढ़ाना पड़ेगा, ये कर्व थोड़ा और आगे जाके ऐसे है मान लो, ठीक है, ये 200 यूनिट आपका यहाँ पर है। अगर आप ये 200 यूनिट पहले प्लांट पे जाते हो तो मुझे लाइन ऊपर तक बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप पहले प्लांट पे जाते हो तो 200 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपकी कॉस्ट इतनी आ रही है, लेकिन अगर आप सेकंड प्लांट की बात कर रहे हो तो देखिए इतनी कॉस्ट में ही आप 200 यूनिट बना पा रहे हो। चलिए अब तीसरे प्लांट पे भी चेक कर लेते हैं। अगर आप यही 200 यूनिट तीसरे प्लांट से प्रोड्यूस कर रहे हो तो देखिए कॉस्ट आपकी यहाँ पर आ रही है। दैट मीन्स अगर कंपैरिजन करें तो 200 यूनिट सेकंड प्लांट पर प्रोड्यूस करना ही बेस्ट रहेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप 300 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, या देखिए यहाँ पे अगर मैं एक यूनिट मान लेती हूँ, यहाँ पे आपका 250 यूनिट है, 250 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, और यहाँ पे अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो 250 यूनिट के लिए तो आप देखोगे कि ये तो इस पॉइंट पे पहुँचा आपका।
अब इस पॉइंट पे तो आपको दिख रहा है कि सेम आपकी कॉस्ट प्लांट सेकंड से और थर्ड से सेम कॉस्ट पे आप 250 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हो। यानी कि ये जो ऑप्टिमम पॉइंट है आपके दोनों ही प्लांट में से किसी को भी आप चूज़ कर सकते हो और आपको कम ही कॉस्ट मिलेगी। उतनी ही कॉस्ट सेकंड प्लांट से उतनी ही आपको थर्ड प्लांट से मिलेगी। तो यहाँ पे आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। लेकिन 300 यूनिट के लिए जाते हो तो सबसे कम कॉस्ट यहाँ पे दिख रही है, तो आपको थर्ड प्लांट को चूज़ करना होगा। आई होप आपको क्लियर है। तो आप अलग अलग लेवल पे चेक कर सकते हो कि कितना यूनिट आपको प्रोड्यूस करना है। उस यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कौन सा प्लांट एक सबसे कम लागत में वो प्रोडक्शन हो जाएगा। तो देखिए LAC कर्व जो है बहुत सारी शेप्स में बनता है। दैट मीन्स ज़रूरी नहीं है आपने 5 ही प्लांट लेने हैं। मैंने यहाँ पे SAC कर्व 1 2 3 4 5 शो किए हैं। आप चाहो तो 3 शो कर सकते हो, 4 शो कर सकते हो, 5 से ज़्यादा कर सकते हो, 8 कर सकते हो, 10 कर सकते हो। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सारे SAC कर्व्स को कंबाइन करके आपको LAC कर्व मिलता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। और इसको थोड़ा और डिटेल में जाएं तो हम एक और डायग्राम देखते हैं। ओके, चलिए अब इस डायग्राम को देखते हैं। ये भी आपका लॉन्ग रन का ही, आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का ही डायग्राम है। आप देख पा रहे हैं बहुत सारे इसमें आपको शॉर्ट एवरेज कर्व दिखाई दे रहे हैं और उन सबको कवर करता हुआ ये जो रेड कलर में आपको लाइन शो हो रही है ये आपका लॉन्ग रन कर्व है। आपको इस डायग्राम में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दिख रही है, लाइक इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए लार्ज स्केल पर लॉन्ग रन में क्या है कि आप बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करते हो और वैसे भी आप अपने प्लांट जो है, अपना जो भी आपका फर्म का लेवल है, आप क्यों बढ़ाते हो, आप चाहते हो कि मेरी कॉस्ट कम आए और मेरा प्रोडक्शन लेवल बढ़े। तो देखिए लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने के कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं और नुकसान भी हो सकते हैं। फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप प्लांट लगाते हो और तो आपकी कॉस्ट कम आती है, हो सकता है। अब देखिए इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखें तो आपका ये जो कर्व जा रहा है, आपका पहला शॉर्ट रन कर्व, आपने दूसरा प्लांट लगाया, दूसरा आपका शॉर्ट रन कर्व एंड आपका तीसरा आपका शॉर्ट एवरेज कर्व, ये दिख रहा है। यहाँ तक इन तीनों तक आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपका कॉस्ट जो है कम होती जा रही है। जैसे जैसे नया प्लांट आपने इस्टेब्लिश किया, यहाँ आउटपुट होती है, ठीक है, यूनिट्स, यानी आप यूनिट्स बढ़ा रहे हो, इतने यहाँ पर आपकी यूनिट बढ़ रही है। पहला तो ये पॉइंट, इतना एरिया, तो यहाँ यूनिट बढ़ रही है और प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ आपकी कॉस्ट कम हो रही है। तो जब कॉस्ट जितना पोजीशन तक कम हो रही है, ये आपका इकोनॉमिक ऑफ स्केल की कंडीशन है। दैट मीन्स यहाँ पे अब कॉस्ट कम है, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, तो आपका फ़ायदा होगा कि नहीं। और यहाँ पे ये जो इतनी पोजीशन है जहाँ पे इकोनॉमिक ऑफ स्केल दिख रहा है, दैट मीन्स ये आपका इंक्रीजिंग रिटर्न की कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिटर्न जो है ज़्यादा मिलेगा, तो इस पोजीशन को बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न की कंडीशन। अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपने प्लांट लगाया, एक और प्लांट है आपका, इन दोनों प्लांट पे देखोगे तो कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं बढ़ रहा है, एकदम सेम लेवल जा रहा है। ठीक है, तो या तो इस प्लांट से प्रोडक्शन कर रहे हो, इस प्लांट से प्रोडक्शन कर रहे हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। और अगर आपने प्रोडक्शन इतना जो एरिया आपको दिख रहा है, यूनिट बढ़ाने पर भी आपकी कॉस्ट सेम है, ना तो आपकी कॉस्ट कम हुई ना ही आपकी कॉस्ट बढ़ रही। दैट मीन्स यहाँ पर ना तो इकोनॉमिक ऑफ स्केल की कंडीशन है, ना ही आपकी डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल की कंडीशन है। यहाँ पे आपकी कॉस्ट कांस्टेंट है, तो आपका जो रिटर्न है वो भी कांस्टेंट ही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न की कंडीशन है। रिटर्न से मतलब देखिए इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब आपने जो ये बढ़ाया है अपना, यानी कि आपने अपने साधन में वृद्धि करी। पहला प्लांट था, आपने एक और लेकर आए, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने अपने फैक्टर्स को 100% बढ़ा लिया, लेकिन इससे आपका जो टोटल प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन लेवल जो है वो मान लीजिए 125% बढ़ गया है ना, और कॉस्ट आपको कम दिख रही है, तो यहाँ पे आपका इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेगा, आपको बढ़ के ही मिलेगा, फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन कांस्टेंट में क्या है, यहाँ पे आपने 100% बढ़ाया और आपका टोटल प्रोडक्शन में भी 100% की ही वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे आपका कांस्टेंट रिटर्न की कंडीशन होगी। ठीक है, अब देखिए अब एक लेवल के बाद में आपने और अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, अब इतना जो एरिया आपको दिख पा रहा है, यहाँ पे आप प्रोडक्शन यूनिट और बढ़ गई हैं।
आपने और प्लांट लगाया, लेकिन उस प्लांट को लगाने के बाद आपकी कॉस्ट कम नहीं हुई है, बढ़ गई है, यानी प्रोडक्शन भी बढ़ा और कॉस्ट भी बढ़ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मान सकते हो कि आपने अपना जो साधन में चेंजेस किया वो 100% चेंज किया, लेकिन उसके बाद जो आपका टोटल प्रोडक्शन है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुआ, वो आपका 75% चेंज हुआ, बढ़ा लेकिन 75 बढ़ा। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन आपकी डिसइकोनॉमिक ऑफ स्केल, यहाँ पे जो आपका रिटर्न है वो डिमिनिशिंग रिटर्न होगा, कम हो गया आपका रिटर्न, तो ये आपकी कंडीशन होती है डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग रिटर्न की। तो देखिए मैंने अब आपको लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व डिटेल में डिस्कस कर लिया है, और ये देखिए आप अलग अलग भी बना सकते हो इनको, बहुत सारे इंक्रीजिंग रिटर्न की कंडीशन कैसी होती है, लाइक आप अलग अलग शो कर सकते हो। अगर मतलब एक प्लांट लगाया, दूसरा लगाया, इस वे में जा रहा है, एंड ये कर्व एक दूसरे के पॉइंट्स को आप इनको कट करोगे तो ये आपका इंक्रीजिंग रिटर्न होगा, बिकॉज आपका जो कॉस्ट है वो आउटपुट बढ़ने के साथ में आपका कॉस्ट जो है कम होता जा रहा है, आप आउटपुट बढ़ा रहे हो और कॉस्ट कम होता जा रहा है। इसी तरह से कांस्टेंट रिटर्न का कर्व आप अलग से अगर बनाते हो तो देखिए आपने एक प्लांट लगाया, दूसरा लगाया, और यहाँ पे आप मिलाते हो तो देखिए यहाँ पे इफेक्ट ही नहीं पड़ा, आपका जो लॉन्ग रन कर्व है वो ऐसा ही रहा। तो ये जो कंडीशन है यहाँ पे आपका कांस्टेंट रिटर्न है। इसी तरह से अगर आप डिमिनिशिंग का दिखाओगे तीनों पोजीशन को अलग अलग, तो डिमिनिशिंग में क्या होता है कि आपका एक प्लांट है और आपने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, तो इस पोजीशन में आपका कॉस्ट बढ़ रही है, तो यहाँ पे आपका जो रिटर्न होगा वो आपका डिमिनिशिंग रिटर्न होगा। तो देखिए आप अपने एग्ज़ाम में अगर आपका लॉन्ग रन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ट्रेडिशनल थ्योरी में लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व को डिस्कस करने के लिए, तो वो आप और डिटेल में इसको डिस्क्राइब करके आ सकते हो, तीनों पॉइंट को अलग क्लियर करने के बाद में जो तीनों कंडीशंस हैं इनके अलग अलग डायग्राम एंड देन कंबाइंड डायग्राम में आप इसको शो करके आ सकते हो डिटेल में। और ये डिपेंड करता है कि आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो शॉर्ट समरी में पूछा गया है या लॉन्ग में पूछा गया है। लॉन्ग में पूछा गया है तो आप इसको डिटेल में आप करके आ सकते हो। तो अब मैंने आपको ट्रेडिशनल थ्योरी में दोनों कंडीशन यानी कि शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों को एक्सप्लेन कर दिया है। होप आपको समझ भी आया होगा। आगे आने वाली वीडियो में हम लॉन्ग रन और शॉर्ट रन को डिस्कस करेंगे, लेकिन मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।